ये भाग द्वितीय की समस्त छात्राओं को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख संविधान के अंतर्गत अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे। तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हम लोग उसकी व्यवस्थापिका के दो सदन यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा हम लोग पढ़ रहे थे। तो सीनेट के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इसकी शक्तियाँ कार्य क्या हैं और उसके संगठन के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि सीनेट के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं जिसकी वजह से वह आज विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शक्तिशाली होने के कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संविधान निर्माताओं की इच्छा। संविधान निर्माता ही जब संविधान का निर्माण किया तो संविधान निर्माता ने ही ये चाहा कि कोई एक ऐसा सदन, ऐसी संस्था या संगठन ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण कर सके। इसके लिए उन्होंने ये किया कि सीनेट को इतना शक्तिशाली बना दिया जिसकी वजह से वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण कर सके, जिससे वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अब आता है दूसरा, संस्थात्मक प्रणाली का अभाव। यहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। उसके अंतर्गत दो प्रकार के लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक तो संस्थात्मक होती है और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। तो यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाकर वरन यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिससे के कारण यहाँ कार्यपालिका एकल है और इसीलिए वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसीलिए सीनेट को शक्तिशाली बनाया, जिसकी वजह से वह राष्ट्रपति पर और कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सके। फिर है प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्तियाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि वैसे तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं में। तो यहाँ पर यह है कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ जो कार्यपालिका में होनी चाहिए, जो कार्यपालिका को करना चाहिए वही कार्यपालिका यहाँ पर करती है। तो प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसीलिए सीनेट को शक्तिशाली बनाया गया। फिर है समान विधायी एवं वित्तीय शक्तियाँ। समान विधायी एवं वित्तीय शक्तियों से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कि दोनों ही सदन को, प्रतिनिधि सभा और सीनेट को, दोनों को ही साधारण विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक को केवल प्रस्तावना के अलावा वह समस्त विधेयक में अपना समर्थन देना आवश्यक है। अगर वह सहमति नहीं देता है तो वह विधेयक पारित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही सदनों को समान अधिकार क्षेत्र बनाया है। फिर है जांच शक्तियाँ। जांच शक्तियाँ यानी सीनेट के जांच से समस्त विश्व ही घबराता है, क्योंकि सीनेट के पास इतनी पावर है कि वह किसी भी अपने गवाहों, उस विवाद से संबंधित गवाहों को, उसके संबंधित समाचार या सूचनाएं एकत्रित करने का पूरा अधिकार होता है। तो वह इतने निष्पक्ष रहकर सीनेट शक्ति जांच करती है, जिससे कि हर व्यक्ति जो है इससे घबराता है। नेक्स्ट है महाभियोगों के आरोपों की जांच करने की शक्ति। महाभियोग लगातार प्रतिनिधि सभा है, लेकिन उसके बाद महाभियोग की पूरी सुनवाई जो कार्य है वो सीनेट के द्वारा की जाती है, इसीलिए वह सीनेट शक्तिशाली है। नेक्स्ट है छोटा आकार है। छोटा आकार अर्थात यहाँ पर एक निश्चित संख्या है, यानी 100 सदस्य हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ 50 अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों से हर राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो छोटा आकार है तो तुरंत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है और डिसीजन और विचार विमर्श बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और छोटे आकार के कारण ही यहाँ पर यह इतनी शक्तिशाली हो जाती है। फिर आता है लंबा कार्यकाल। लंबा कार्यकाल यानी सीनेट जो है एक स्थायी सदन है, इसका 6 वर्ष का कार्यकाल है। उसे ये नहीं डर रहता है कि वह नहीं होता कि उसे एक समय से पहले पूर्व ही उसे विघटित कर दिया जाएगा। वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है, तो इसीलिए वह कोई भी जो निर्णय लेता है वह सही निर्णय भी ले सकता है। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली की सरल प्रक्रिया। कार्यप्रणाली की सरल प्रक्रिया अर्थात सीनेटर्स को, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सीनेटर्स को ये अधिकार है कि वह अति भाषण यानी वह किसी भी विषय पर काफ़ी लंबे समय तक विचार विमर्श कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनको फिलिबस्टर का अधिकार प्राप्त है। फिर आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, कि जैसे अधिकांश देशों में हम देखें तो जो द्वितीय सदन है उसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है, उसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पर
अमेरिका के अंतर्गत सीनेट का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा ही होता है। इस प्रकार वह भले जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन वह एककों का या इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए सीधा निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसीलिए ये भी शक्तिशाली है। तो ये तो हमने देखे सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण, जिससे कि यह बहुत शक्तिशाली है। अब हम देखते हैं इसका, ये तो हमने एक सदन देखा सीनेट। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा, यानी सीनेट कांग्रेस का या विधि व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा जो हम देखते हैं तो इसकी रचना के बारे में पढ़ें तो संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या इन्हीं आधारों पर निश्चित की जाती है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनके कार्यकाल को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए ये योग्यता होती है कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और वह 7 वर्ष का उस राज्य का नागरिक हो जिस राज्य से वह निर्वाचित होना है या चुनाव लड़ रहा है। तो संविधान की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाए। प्रतिनिधि सभा के सदस्य संख्या क्योंकि ऐसे तो अनिश्चित होगी, तो इसीलिए इसको बाद में निश्चित कर दिया गया कि यहाँ की जो सदस्य संख्या है प्रतिनिधि सभा की वो है 435। प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, पर प्रतिनिधि सभा से भी जनता का प्रतिनिधित्व पूरी तरह नहीं हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस ने एक अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी है। तो इस प्रकार इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका के निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक आधार पर बनाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गैरीमैंडरिंग व्यवस्था कहते हैं। ये गैरीमैंडरिंग की व्यवस्था, जो गैरीमैंडरिंग जो शब्द है, यह आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में गैरीमैंडरिंग, तो गैरीमैंडरिंग क्या है, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल या गुट या सत्ताधारी दल क्या कर चाहता है कि वह निर्वाचन क्षेत्र का इस तरीके से सीमांकन करता है जिससे कि अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी समर्थकों की संख्या आ जाए, यानी उसे अधिक से अधिक सदस्य प्राप्त हो सके। इसीलिए क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जो है राज्यों के कार्य क्षेत्र की पर निर्भर करता है। अतः प्राय सभी राज्यों में इस संबंध में ऐसे कानून बनाए जाते हैं जैसे चुनाव में सत्तारूढ़ दल विशेष की स्थिति अच्छी हो सके। प्रत्येक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल इससे अधिक लाभ उठाना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता का नियम भी लागू है। स्थानीयता का नियम क्या होता है कि जो प्रत्याशी है जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है वह उस राज्य का और उस क्षेत्र का भी निवासी होना आवश्यक है। इसको कहते हैं हम स्थानीयता का नियम। गैरीमैंडरिंग की इस प्रवृत्ति के कारण अनेक निर्वाचन क्षेत्रों के आकारों में असंतुलन हो जाता है। नगरों में बसने की प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है और इसलिए नगरों व औद्योगिक बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी हो गया है। तो इसीलिए कोई भी सत्तारूढ़ दल जो है वह कहाँ महत्व अपना ध्यान देता है, नगरीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार ये तो हमने देखा इसकी रचना। अब इसकी जो जब अधिवेशन होते हैं, सत्र चलते हैं, तो इसकी गणपूर्ति कितनी होती है, 218 सदस्य इसकी सदस्यता होती है, गणपूर्ति होती है। अब हम देखते हैं इसकी शक्तियाँ एवं कार्य। शक्ति एवं कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधित से तात्पर्य है कानून निर्माण से संबंधित, और कानून निर्माण के अंतर्गत हम देखते हैं तो 3 तरह के विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक। तो वित्त विधेयक क्योंकि आवश्यक रूप से, क्योंकि ये जनता का बजट होता है तो ये आवश्यक रूप से प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत होता है, और लेकिन केवल प्रस्तुतिकरण के अलावा वित्त विधेयक को पारित करने के लिए पूरी शेष प्रक्रिया पर दोनों ही सदनों का, अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा का, दोनों का समान अधिकार होता है और दोनों के द्वारा ही इसे स्वीकृति मिल जाती है, तभी वित्त विधेयक पारित हो जाता है। फिर आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है।
संवैधानिक विधेयक में भी दोनों सदनों को, सीनेट और प्रतिनिधि सभा को समान अधिकार प्राप्त है और दोनों का ही अलग अलग 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तभी वह विधेयक पारित होता है। फिर आता है, ये तो हमने देखा व्यवस्थापन संबंधी। फिर आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ नगण्य हैं, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, वह है राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी। राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम कभी यदि ऐसा हो कि 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब वह 3 प्रत्याशियों में से यदि एक को क्या दे देता है, राष्ट्रपति का पद का अधिकार दे देता है या घोषित कर देता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा जो है वह युद्ध की घोषणा का अधिकार भी प्राप्त है। युद्ध की घोषणा किए जाने से पहले वह अपनी सहमति प्रदान करता है। ये तो हमने देखा कार्यपालन संबंधी शक्तियाँ। फिर आता है न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। न्यायपालिका संबंधी शक्तियों में महाभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है, सुनवाई सीनेट में होती है। तो राष्ट्रपति सहित राज्य के अत्यंत जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है वह किसका है, प्रतिनिधि सभा का। तो ये तो हमने देखा प्रतिनिधि सभा के संबंध में। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कानून निर्माण प्रक्रिया, और ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।